Hello dear students. Now we are going to discuss question number 3 of JEE Advanced 2024 पेपर 1। प्रीवियस सेशन में हमने आपको ये बोला था कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप आपने किया होगा, हुआ हो या ना हुआ हो डज़ नॉट मैटर, बट अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो जो भी अब बताया जाने वाला है सब आपको आसानी से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन की बात अभी रुक करके करेंगे। बिफोर दैट शॉर्ट में थ्योरी में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर थ्योरी में दो टॉपिक हैं जो कंबाइन होंगे। पहला टॉपिक कर लेते हैं। हमारे पास में एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1, अनदर पॉइंट चार्ज Q2। अनलेस बताया ना जाए, बोथ आर सपोज टू बी इन वैक्यूम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। थ्योरी ये कहती है कि दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और इस F का जो फॉर्मूला होता है ये हमें याद रखना होता है। याद ही होगा, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और ये नहीं याद है तो फिर चिंता की बात है, मुश्किल हो जाएगी। दूसरा जो टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। इसमें आप सबसे पहले एक बाउल कंसीडर कर लीजिए। बाउल आई होप आप समझते ही होंगे, कोई कटोरी या कटोरा जैसा आपने कंसीडर कर लेना है। और इसके बॉटम पे आपने एक बॉल रख देनी है, वो वहाँ पे रखी रह जाएगी। रीज़न बीइंग, इसमें जो नीचे को mg लगेगा उसकी वजह से ऐसा तो होगा नहीं कि ये इसको पेनिट्रेट कर जाएगी। यहाँ पर जो बाउल है अपवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर का ही फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसको आप नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये नॉर्मल फोर्स अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो सेंटर से पास होगा। बहुत आसान बातें हैं ये तो। अब अगर आप इस बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस करके कुछ हाइट पे ले जा करके ड्रॉप कर दें, देन व्हाट विल हैपन। तब ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी। इफ़ सरफेस इज़ स्मूथ तो उतनी ही हाइट ये ऊपर जाएगी और फिर ये वापस आएगी एंड फाइनली वो ऑसिलेट करने लगेगी। ठीक है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल अदर थिंग्स हमें निकालना होता है या हमें आना चाहिए। कैसे करते हैं? बॉल की डिस्प्लेस्ड पोजीशन कंसीडर कर लीजिए। सपोज पॉइंट P पर है बॉल। दैट टाइम इसमें जो फोर्स लगेगा कौन कौन सा लगेगा? एक तो डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे जो कि सेंटर की तरफ जाएगा। यहाँ पर हमें mg का कंपोनेंट करना होगा। One of them will be in the direction normal to the surface and other will be tangential। अगर एंगल की बात करें तो वो भी पॉसिबल है, बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। इफ़ दिस एंगल हियर इज थीटा, वी कैन रियलाइज दिस विल ऑल्सो बी थीटा। एंड सो जो नॉर्मल कंपोनेंट है that will be mg cos theta and जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है that will be mg sin theta। for a small angle it will be mg theta because sin theta and theta बराबर हो जाएगा ना। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इस बॉडी में नेट फोर्स कितना है, तो ये बॉल इस पॉइंट पर इधर की तरफ तो जा नहीं रही है, इधर की तरफ बैलेंस है, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। बट जो ये mg थीटा है ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा और ये आपका मीन पोजीशन की ही तरफ है। सो इसी को आप रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग kx से इक्वेट कराते हैं ताकि k निकल आए।
बट यहाँ पर के आसानी से तो नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए हमें थीटा की जगह रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? थीटा हियर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, या इसी को आप एक्स कह सकते हैं, डिवाइड बाई आर। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो के होगा दैट विल बी एम जी बाई आर। वंस यू विल कैलकुलेट के, देन you have to calculate omega square which is k by m। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये g बाई आर आ जाएगा, एंड ओमेगा जब निकल आता है तो फिर उसकी हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने देखा वो एग्जैक्टली ये नहीं है। बस ये जो दो मैंने बातें बताई उनका यहाँ पे यूज़ होगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 बेड्स ईच विथ चार्ज Q एंड मास M ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप। इस तरह से आप एक सर्कुलर हुप मान सकते हैं। ये न सोचिएगा कि ये वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और आपने फिर यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करने हैं, इसमें से किसी एक को फिक्स कर देना है। मैंने ए को फिक्स कर दिया, बी को फिक्स नहीं किया है। हालांकि अभी ये जो बी है ये कहीं जाएगा नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। वो कैसे? जो ये ए है ये बी को क्या करेगा? रिपल करेगा। ड्यू टू द रिपल्शन जो ये बी है ये हुप के आउटसाइड आना चाहेगा, बट ये जो हुप है आने नहीं देगी, एक नॉर्मल फोर्स जनरेट कर देगी। ये नॉर्मल फोर्स एफ ई के बराबर हो जाएगा। एफ ई क्या है? कूलम फोर्स बिटवीन दिस टू। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसमें जो ए है वो तो फिक्स है, बी फिक्स नहीं है। आगे कहा गया है वन ऑफ द बेड इज ग्लूड, इसको ग्लू कर दिया आपने, ये फिक्स हो गया। वाइल अदर वन यानी कि ये वाला परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन, मतलब इसको आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दीजिए। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया। समझाने के लिए एंगल ज़्यादा लिया है, बट इन रियलिटी ये एंगल बहुत कम है। ठीक है, डिस्प्लेस कराने के बाद क्या होगा? ये वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ ये जो ऑसिलेशन होगा उसी ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन से निकालना है। किस प्रकार से होगा? लगभग कहानी वैसी है जैसी मैंने आपको अभी बताई, बस थोड़ा बहुत एंगल का इशू हो सकता है। पार्टिकल जो पहले बी पे था, लेटर ऑन अगर उसे आप पी पर माने तो लगने वाले फोर्सेस पहले हमें ड्रॉ करने होंगे। एक तो ये जो ए है वो पी पर एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, इसे हमने एफ ई लिख लिया है। एंड और अगर हम बात करें फोर्सेस की तो जो ये हुप है इसका नॉर्मल फोर्स भी आएगा। ये जो एफ ई है अगर आप केयरफुली देखो तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो रेडियल डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो ये रेडियल कंपोनेंट है इसकी वजह से ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो हुप है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट कर देगी, इसको ही नॉर्मल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अनबैलेंस फोर्स कौन सा है। जो ये आपका एफ ई है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा
और इसी की वजह से ये जो बेड है या जो पार्टिकल है पी पे है वो थोड़ी देर बाद बी पे आ जाएगा, यानी कि रिस्टोर हो जाएगा। हमें यही रिस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है और इसे हम लेटर ऑन के एक्स के बराबर करके के निकाल लेते हैं एंड देन ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा निकाल लेते हैं एंड देन हम लोग वहाँ से टाइम पीरियड निकालते हैं। वर्किंग अप्रोच आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी कहानी अब फिजिक्स की नहीं है, गणित की है, ज्योमेट्री का खेल है। यहाँ पर ये एंगल मैंने अपनी तरफ से लेट किया, सपोज करिए थीटा है, तो आप सोच के बताएं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा कौन वाला, NAP, एक बार फिर से देख लो ये कितना होगा। इसके लिए आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई एक कॉर्ड ली है सर्कल की और उस कॉर्ड के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं वहाँ से एंगल बनाया, एक तो सेंटर पे बन रहा है और दूसरा सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो दोनों बराबर नहीं होते। एक रूल होता है, ये वाला जो एंगल होता है सर्कमफ्रेंस पे जो बन रहा है वो हाफ होता है कंपेयर टू सेंटर। यही कहानी यहाँ पर है। आप इस पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन से इक्वेट कर सकते हैं, रीज़न बीइंग डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो एंगल है ये सेंटर पे है, यहाँ पे जो एंगल होगा विल बी हाफ ऑफ दैट। हियर वी कैन राइट θ/2। ये एंगल वगैरह हमें क्यों करना पड़ रहा है, दरअसल हमें इस FE का कंपोनेंट करना है, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसके लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा, ये वाला एंगल θ/2 हो जाएगा। ये कैसे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हो पाया है तो मैं कई प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वन ऑफ द वे हियर इज़ कि ये एंगल थीटा है, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है विच विल बी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। वन ऑफ देम हियर इज θ/2, सो जो रिमेनिंग विल बी व्हाट, दिस माइनस दैट इज θ/2। ठीक है, बाकी आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि ये और ये तो रेडियस ही है ना, तो सामने के जो एंगल होंगे अपोजिट एंगल, लाइक इसके सामने ये और इसके सामने ये इक्वल होंगे। ठीक है, ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाने लग जाओगे तो थोड़ी देर में फिर डराइव भी हो जाएगी ये वाली बात कि यहाँ पर जो एंगल होता है ये इसका हाफ होता है। तो कुछ तो आप 8वीं 9वीं क्लास में जो पढ़ा है उसका सम्मान करिए, डायरेक्ट यूज़ करिए। यहाँ पर जो रेडियल कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का, दैट विल बी FE sin θ/2, sorry cos θ/2, and if we talk about tangential component that will be FE sin θ/2। now स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अगर लिया जाए तो ये आ जाएगा FE θ/2। अब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये डिस्टेंस अगर x है तो x डिवाइड बाई r ये एंगल होगा, थीटा का वैल्यू होगा, वही मैं रख रहा हूँ। ये हो गया आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट या अनबैलेंस फोर्स। इसी को kx के बराबर किया जाएगा, बट उसके पहले मैं FE की वैल्यू रख देना चाहूँगा। FE क्या है, फोर्स बिटवीन टू बेड्स। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा लगभग वही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है डायमीटर के बराबर नहीं है, बट स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के चलते ये जो डिस्टेंस है बहुत कम मान के चलेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी AP की वो AB के ही बराबर होगी। तो आप FE की वैल्यू निकाल लें, मानते हुए कि जो आपके चार्जेस हैं वो A एंड B पर है। क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई R²। Q1 Q2 की जगह Q1 Q रख दिया मैंने, ये मैंने FE की वैल्यू रख दी। इसके बाद x, आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर लें या फिर आप अब इसको kx से इक्वेट करा के k निकाल लें। k की वैल्यू निकाल लेते हैं,
यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन इसके बाद में यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में कि जब आप इस फोर्स को निकाल रहे थे तो आर का मतलब होता है सेपरेशन इन बिटवीन विच विल नॉट बी रेडियस दैट विल बी डायमीटर 2r का स्क्वायर 4r क्यूब हो जाएगा ये 4r स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से हम के की वैल्यू को निकालेंगे तो ये आपका 4 and 2 ये 32 हो जाएगा। देन पाई देन एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद में r की पावर 3 आ जाएगा। केयरफुली चेक कर लीजिए। अब जो आपने ये k निकाला है विद द हेल्प ऑफ दैट हम ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे। ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो k/m होता है, या आप k जो निकाल रहे हो इसको m ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दो। डायरेक्टली भी आप यहाँ कर सकते थे, m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर सकते थे, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट m/r³। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ओमेगा निकालना होगा। अगला स्टेप क्या होगा, t निकालना होगा। अपना आंसर यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो आंसर आया था आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, क्यू स्क्वायर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट m/r³, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डिस्कशन अभी का जो हुआ कंप्लीट हुआ। आगे जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। रिक्वेस्ट वही है, इसको आप एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। देन आफ्टर जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो गुड फील आएगी, बेहतर समझ में आएगा। बाकी अभी जो मैंने बताया उसमें कोई आपको डाउट है, छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, बड़ा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल करके मैसेज कर दीजिएगा। अपना डाउट टेक्स्ट के बजाय वॉइस नोट में लिखिएगा तो मेरे लिए बेहतर होगा।